चलिए, तो आज के सेशन में अभी तक जो हम लोग टॉपिक कवर किए हैं आजीविका में, उस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सीरीज है। जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि कई बार हम थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं या कैसा क्वेश्चंस आ सकता है ये कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो हम इसी तरीके से जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम MCQ देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं, एक बार आप लोग सभी लोग मैच करिएगा कि कितना सही आ रहा है। लास्ट में मुझे रिजल्ट बताइएगा कितने आप लोग के सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा। अब हमें पता है कि जो हरित क्रांति है 5 फसलों पर मेनली ये लागू किया गया था, जिसमें से गेहूं है, धान है मतलब चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि किया गया वो भी क्रम लगभग यही है कि सबसे ज़्यादा गेहूं में, उसके बाद आपका धान में, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद ज्वार, ज्वार के बाद बाजरा, है ना। यही हम लोग पढ़े हैं ना। अगर मान लीजिए किसी भी स्टेप में आपसे पूछ ले, ठीक, ये तो चलिए हमने सर्वाधिक पूछा, कोई 20 से भी किसी क्रम से, कई बार क्या हो जाता है निम्न में से पूछ देता है। हो सकता है आपको ये दोनों क्वेश्चंस में मतलब ऑप्शन में हटा दे कि निम्न में से सब सर्वाधिक वृद्धि आपके हरित क्रांति का पड़ा, या पहला हटा के बाकी आपको ऑप्शन में दे सकता है। इसीलिए क्रम याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले का जो आंसर है वो क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, है ना, नन ऑफ दिस, क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें, गेहूं में, है ना। तो ऑप्शन में हमारे पास गेहूं नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर, सेकेंड लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट आपका मिल्क प्रोडक्शन में है, इसका भी हम लोग क्रम पढ़े हैं कि सबसे पहले नंबर पे तो इंडिया है ना, दूसरे नंबर पर USA, ठीक, तीसरे नंबर पर चाइना, फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान, है ना, यही है ना, 5वें नंबर पे ब्राजील। यही पढ़े हम लोग। तो ये क्रम आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक, तो पूछ लिया है अपने को पता ही, सबसे लार्जेस्ट जो है आपका इंडिया है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से, ठीक, जो लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा कंट्रीज आता है। मान लीजिए इंडिया USA को हटा के चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील दे दे, इसलिए कम से कम 5 का क्रम याद रखिएगा। ओके, तो सेकेंड लार्जेस्ट इसमें पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमेरिका, USA। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गौवंशीय पशु का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें हम लोग खास करके गाय में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा है साहीवाल। कौन सा, साहीवाल। लेकिन उसी में आपसे यदि भैंस में पूछ दिया तब आंसर क्या लेंगे आपका, मुर्रा, है ना। ठीक है, तो आपसे गौवंशीय पशु का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा आपका, D, साहीवाल। क्लियर। उसके बाद हरित क्रांति के प्रमुख घटक, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के मेजर 5 कंपोनेंट्स ही है, 5 उसके घटक। 5 घटक में सबसे पहला यूज ऑफ हाई एल्डिंग सीड्स वेराइटीज, उच्च उत्पादन किस्म के बीज का प्रयोग किया गया। देन सेकेंड जो है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, देन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स अर्थात रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग,
साथ ही साथ सिंचाई का प्रावधान किया गया, पंप सेट, ट्यूबवेल इत्यादि लगाए गए। साथ ही साथ आधुनिक कृषि उपकरण बहुत सारे, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स है, बहुत सारे हम लोग कृषि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स देखे हैं यहां पर। तो इस तरीके से यही 5 मेन इसके क्या है, आपके कंपोनेंट्स है, घटक हैं। तो इस प्रकार से तो ये पांचों लगभग आपको इस स्टेटमेंट में मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? ठीक, ये तो पूछा भी जा चुका है क्वेश्चंस। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मिल्क कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट? ठीक, सबसे ज्यादा। अब इसमें भी हम लोग क्रम पढ़े हैं, है ना। सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा किसमें? भैंस में। ठीक, कितना परसेंट? 8%। ठीक, सबसे ज्यादा भैंस में 8%। देन उसके बाद भेड़ में कितना परसेंट? 6%। ठीक, भेड़ के बाद गाय। ठीक, गाय में कितना? 3.9%। ठीक, वेरी गुड। इसके बाद बकरी कितना? 3.5%। ओके, तो ये क्रम याद रखिएगा, 2017 में यहां से क्वेश्चंस पूछा भी गया है। तो सबसे ज्यादा भैंस का 8% है, देन भेड़ का 6, फिर गाय का 3.9 और बकरी का 3.5%। तो किस पशु के दुग्ध में सबसे ज्यादा वसा पूछा है, सर्वाधिक? तो आंसर क्या होगा आपका? भैंस। ठीक है, चलिए मैच करते जाइएगा। निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट कंटेन्स मोर फैट इन प्रोपोर्शन टू इज वेट? ठीक, तो इसको भी हम लोग क्लास में देखे कल ही कि सबसे ज्यादा जो आपका है वो किसमें? घी में। लगभग ये 98-99% होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं? मक्खन में। ठीक, लगभग ये 82% इसमें होगा। ठीक है, देन उसके बाद इस ऑप्शन में देखा जाए तो क्या होगा? पनीर। ये वजन और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक प्योर मिल्क का बना है कि कैसे। तो लगभग 27-28% इसमें भी, और सबसे कम किसका? आपका दही में। ठीक है, इस आधार पर सबसे ज्यादा आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका? घी। ठीक, दूध में वसा की मात्रा को किस संयंत्र से मापा जाता है? विच डिवाइस इज द फैट कंटेंट इन मिल्क मेजर? अब इसमें देखो, अब अगर थोड़ा सा एलिमिनेट करने की बात करें तो पहला है लैक्टोमीटर। ये वाटर, जो मिल्क में जो पानी है ना, उसको मापने के लिए यूज करते हैं क्या? लैक्टोमीटर का। बैरोमीटर ऐसे भी पढ़े होंगे, ये जो वायुमंडलीय दाब है ना, प्रेशर, एयर प्रेशर, उसको मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, वो क्या आपका? ठीक, ब्यूटीरोमीटर। इसके और भी चीजें हैं जिससे मापा जाता है, लेकिन एक परफेक्ट केवल और केवल फैट जिससे अगर मापने की बात किया जाए तो क्या है? ब्यूटीरोमीटर्स। क्लियर? तो ये सी हो जाएगा, यहां रखेंगे। देन अभी हमने कहा कि दूध में पानी की मात्रा किस संयंत्र से मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये लैक्टोमीटर्स। ठीक, देखो जो मिल्क में फैट मेजर या मापने का अल्ट्रासोनिक दूध विश्लेषक भी है, वो भी उसी का एक इक्विपमेंट्स है। ठीक, या फैट रेस्टर है, ब्यूरोमीटर, ये तीनों में कहीं ना कहीं मिल्क के ही अलग अलग चीजों का मापन का ये आपका क्या है? ठीक, संयंत्र है। तो दो कम से कम वसा को याद रखिएगा। ठीक है, वो है आपका ब्यूरोमीटर, और वाटर्स को किसको? लैक्टोमीटर। ठीक है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट में है कि भारत में अब रिसर्च इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए। ठीक है, तो ये
जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। पंतनगर कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड है। ठीक है। इस तरीके से इंडिया का पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पंतनगर। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंतनगर बन जाएगा। उत्तराखंड में है, इसको भी याद रखिएगा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 1965-1966 की तुलना में 2000-2001 में खाद्यान्नों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक, तो खाद्यान्नों में हम लोग पढ़े थे कितना? 175% की वृद्धि। इसमें भी हमने कहा था कि इसी आपके समय की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ किसमें? गेहूं में, लगभग 6 गुना की वृद्धि, और ये परसेंट में 562% की वृद्धि हुई थी सबसे ज्यादा किसमें? गेहूं में। ठीक, उसके बाद चावल लगभग 3 गुने की वृद्धि, 3 गुना। ठीक, ये हम लोग पढ़े थे। तो इस तरीके से 175 को याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में शामिल है। अब जैसे हमने कहा था कि जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। एक तो मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रीय असमानता रही, अर्थात जो पहला जो हरित क्रांति रहा उसमें 2-3 चीज़ें जो हमें नुकसान के तौर पर देखा गया। एक तो कुछ क्षेत्रों को ही लाभ हुआ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगानगर, राजस्थान, इन्हीं क्षेत्रों में उसका प्रभाव देखा गया। तो इसमें हुआ कि जो हाईब्रिड जो सीड्स हैं, उन्नत बीज हैं, उनका चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जो है ध्यान रखा जाएगा कि क्योंकि इससे भी पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा था, तो पर्यावरण के अनुकूल खेती पर भी क्या किया गया? जोर दिया गया। तो प्रमुख घटकों में अगर देखेंगे तो ये दिखाई देता है कि जो उन्नत बीज का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया जाएगा। देन मोटे अनाज, अब उसमें क्या था कि हम लोग पहले हरित क्रांति में यह पाते हैं कि गेहूं, चावल, इनमें कहीं ना कहीं वृद्धि उत्पादकता में तो हुआ, मोटे अनाज या तो स्थिर रहा या तो एकदम नॉमिनल वृद्धि देखी गई, दलहन तो लगभग नेगेटिव में गया। तो इस आपके द्वितीय हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन में भी क्या दिया गया? आपका बल दिया गया। तो यह भी आपका सही है। देन जो जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग है का प्रयोग कर अधिक उत्पादकता एवं जो गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर क्या दिया गया? बल दिया गया। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट्स इसमें क्या है? आपके राइट्स हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जब भी ऐसे ना मतलब प्रमुख घटक वाले में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे व्यापम्स में आप में मिलेंगे, तो लगभग अगर रिस्क लेने की बात उपरोक्त सभी अगर है ऑप्शन में, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो जानना चाहता है कि ये सारी चीजें है या नहीं। एकदम मतलब पता चल जा रहा है वो अलग बात है, नहीं तो उपरोक्त सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न में। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन अपने को 2 स्टेटमेंट देखना है। अब श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था, गलत है ये। हरित क्रांति हमारे देश में कब चालू हुआ है? 66-67 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब? 1970 में। ठीक, कब? 1970 में। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे प्रारंभ किया गया है ना। शुरुआत में ऑपरेशन फ्लड, जब उत्पादकता बढ़ी तब इसे क्या
श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। इसे गुजरात के आणंद नामक शहर से प्रारंभ किया गया, सही है। अर्थात गुजरात में भी अगर देखें तो जिले का नाम क्या है, खेड़ा, ठीक, खेड़ा जिला का नाम है। और अगर नगर का नाम पूछता है तब वो क्या आएगा आपका, आणंद, ठीक है। तो गुजरात के खेड़ा जिले के आणंद नामक नगर से ये क्या हुआ आपका प्रारंभ, सही है। इस क्रांति के तहत परंपरागत दुग्ध व्यवसाय को व्यापारिक दुग्ध व्यवसाय में परिवर्तित किया गया। मतलब अब तक जो मिल्क प्रोडक्शन होता था, ठीक है, एक परंपरागत तरीके से, अब उसे ऐसा कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से लाभ हो, व्यापारिक पर्पस से कहीं ना कहीं आपकी श्वेत क्रांति का हमें उद्देश्य दिखाई देता है। तो यह भी आपका सही है। श्वेत क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है। ये कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक। ये मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ये पहला और पांचवा गलत है, 2, 3 और 4, ठीक। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा, बी है, ठीक। चलो आगे, चलिए। सहकारी संघ के रूप में अमूल की स्थापना की गई, ठीक, कब की गई, 1946 में, है ना। 1946 में हुआ यूं कि खास करके गुजरात आणंद क्षेत्र के जो दुग्ध उत्पादक किसान थे, वह जो खरीदी बिक्री या जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने खुद एक मुहिम चलाया कि हम सब लोग आपस में मिलकर क्यों न एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाते हैं। तो आणंद के लोगों ने मिलकर एक सहकारी संघ के रूप में अमूल की स्थापना की और सारे स्थानीय लोग ही, और ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोऑपरेटिव सेक्टर्स की एग्जाम्पल सेट कर दिया कि लोग मिलकर आपस में इकट्ठा होकर मिलकर कितने बड़े से बड़े हम इंडस्ट्रीज को खड़ा कर सकते हैं। तो आज सहकारिता जो आपका आगे चलकर 2021 में मंत्रालय भी अलग से बन चुका है, उसको भी देखेंगे। तो ये 1946 में शुरुआत किया गया। फिर आगे चलकर आपका लाल बहादुर शास्त्री जब यहीं पर एक चारा, जो आपकी कंपनी थी चारा बनाने वाली, उसके मतलब उद्घाटन में लाल बहादुर शास्त्री आए तो काफी मतलब चीजों से प्रभावित हुए। देन एनडीडीबी का गठन हुआ 1965 में आगे चलकर। फिर उसी के सहयोग से ही हम श्वेत क्रांति की क्या देखते हैं, शुरुआत देखते हैं, ठीक है। तो 1946 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीपी, अभी हमने बताया कब, 1965, ठीक। 1965 में फिर इसी के सहयोग से भारत में श्वेत क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 1970 में, ठीक है। इस एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष कौन है, दुग्ध क्रांति में वर्गीस कुरियन होंगे ना भाई, ठीक है। चलिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 2023-24 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन का अनुमान है, ठीक। ये हम लोग पढ़े, क्या है, 239.30 मिलियन टन। अब इसमें देखो, जैसे अपन बात करें, ये डेटा जो है 230.58, ये है 2022-23 का, ठीक, 230.58 मिलियन टन। अगर आपसे मान लीजिए पूछ दे कि 2022-23 से 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन में अगर वृद्धि पूछा जाए, कितना परसेंट, 3.8%, है ना। इस डेटा को भी याद रखिएगा, 3.8%, ओके। तो 2022-23 में 230.58 मिलियन टन और 23-24 के अनुसार जो अनुमानित है कितना, 239.30 मिलियन
टन। ठीक, 2022-23 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, ठीक है, पर कैपिटल मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज पर 2022-23। तो ये क्या है आपका 459, ठीक, 459 ग्राम प्रतिदिन। अब देखो सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें 323 जो है वो क्या है, वैश्विक है ना। ये जो है डेटा है वो वैश्विक उत्पादन है मिल्क का वर्ल्ड लेवल पर, अर्थात इससे पता चलता है कि वैश्विक उत्पादन से हमारे इंडिया का पर कैपिटल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, 323, 459। लेकिन भारत में भी राज्यों में बहुत डाइवर्सिटीज है। पंजाब में, ये पंजाब का डेटा है कि पंजाब में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जो मिल्क प्रोडक्शन है, मतलब दूध की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी, वो कितना 1283 ग्राम प्रतिदिन कहां का है, पंजाब का। वहीं पर 329 ग्राम प्रतिदिन जो है ये महाराष्ट्र का है। कहां का, महाराष्ट्र। संख्या ज्यादा है ना, तो कम देखा जाए तो 329 महाराष्ट्र का, सबसे ज्यादा पंजाब का 1283, और ओवरऑल बात करें तो 459 ग्राम प्रतिदिन। क्लियर। भारत में दुग्ध उत्पादन के अग्रणी राज्यों का क्रम, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग डेटा पढ़े हैं। सबसे ज्यादा यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, ठीक, एमपी के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। ठीक, परसेंटाइल अगर देखेंगे तो सबसे पहले 16.21% यूपी, फिर 2 कम 14.51% राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश 16-14 के बाद 8-7-6, ऐसा याद किए थे। ठीक, तो 8.91, ठीक, 91%, 7.65%, देन 71%। ये आपका क्रम है। ठीक है, 16-14, ठीक, 8-7-6 पहले इसको ध्यान रखना। देन फिर उसके बाद 1-1 वाला है, 2-1, 5-1, 9-1, 6-5, फिर लास्ट के आपका 7-1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्रम क्या बन रहा है, सी, है ना। तो आंसर सी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर है। श्वेत क्रांति 2.0 के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। ठीक, अब श्वेत क्रांति 2.0, इसे क्या अगस्त 2024 में चालू किया गया था? ठीक, गलत। इसे कब? सितंबर 2024। हम लोग देखे थे 19 सितंबर 2024। ये लगभग ऐसी डेटा बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो मंथ का नाम ही देता है ज्यादातर, सितंबर 2024। इसे सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। मतलब ये जो है अधीन, एक्चुअल में सहकारिता मंत्रालय के अधीन ही है। तो इसमें अपने को, मैंने आपको बताया था कि सहकारिता मंत्रालय, ये जरूर याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। ठीक, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब? 6 जुलाई 2021। ठीक, और इस सहकारिता मंत्रालय जो बना उसके सबसे पहले मंत्री कौन? अमित शाह जी। अभी भी उन्हीं के पास ही ये मंत्रालय है। ठीक, तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट सही होगा। इस क्रांति के तहत डेयरी सहकारी समितियों के द्वारा 5 वर्षों में 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सही है ना। इसी को अगर मान लीजिए लगभग में कई जगह डेटा मिलेगा
100 मिलियन किलोग्राम प्रतिदिन, ये उसी को 1007 एग्जैक्ट जो है लाख किलोग्राम प्रतिदिन, या अगर मिलियन में दे देता है तो 100 मिलियन किलोग्राम आपका प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो सही है, 5 साल में लगभग 50% ज्यादा इंक्रीज करने का मतलब इसमें टारगेट है। इस क्रांति के तहत डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज को बढ़ाना है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा जो आपके गांव स्तर पर हैं उसके कवरेज को बढ़ाया जाए, यही 2.0 का प्रमुख लक्ष्य भी, ये भी उद्देश्य है। इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट राइट है। पहला ही आपका केवल गलत है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 5 ये हो जाएगा। श्वेत क्रांति 2.0 के प्रमुख घटक हैं, देखिए, तो ये 3-4 चीजों पर इसका मान लीजिए, कह लीजिए कि ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है उसके मेन कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो हमने देखा सबसे पहला विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ठीक, इंक्रीज लोकल मिल्क प्रोडक्शन, स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। देन डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और साथ ही साथ डेयरी निर्यात को बढ़ाना। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट, और यही 4 चीजें, पहला महिला सशक्तिकरण, मतलब जो केंद्रित है मुख्य रूप से श्वेत क्रांति 2.0 इन 4 चीजों पर ही केंद्रित है। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, तीसरा डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और चौथा डेयरी निर्यात को बढ़ाना। ठीक, इस तरीके से ये सभी आपका सही है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, 20वीं पशुधन गणना 2018-19 के अनुसार कुल पशुधन का क्रम है। ठीक, कुल पशुधन का क्रम, इसमें भी हम लोग पढ़े हैं, सबसे ज्यादा क्या है? गाय है ना। गाय के बाद क्या है? भैंस, भैंस के बाद बकरी है, बकरी के बाद भेड़ है, भेड़ के बाद सूअर है। ठीक, इसके बाद अन्य। ठीक है, तो ये आपका क्रम है। किस में आ रहा है ये क्रम? बी में। चलिए, अब जैसे अलग अलग वर्डिंग्स हम लोग पढ़े थे, जिसमें मेन 4 वर्डिंग को हम लोग डिटेल लास्ट क्लास में पढ़े हैं। पहला है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित सस्यन या मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। शिफ्ट कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, और कैश क्रॉप्स अर्थात नगदी फसलें। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़े कि मिश्रित खेती का मतलब क्या है कि आप जब एक ही स्थान पर जब फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, ठीक, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन या अन्य कोई भी कार्य आप करते हैं एक ही जगह पर, तो वो क्या कहलाता? मिश्रित खेती कहलाता है। वहीं पर मिश्रित सस्यन अर्थात मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात किया जाए तो एक साथ, मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, कीटों से पौधों को बचाने के लिए, ठीक, एक साथ एक से अधिक फसल बोया जाना क्या कहलाता है? आपका मिश्रित सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। देन झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि की आदिवासी वर्ग के द्वारा जंगलों को काटकर उसे सुखाया जाता है, जलाया जाता है, देन उस जगह पर 2 से 3 बार खेती की जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर दूसरे जगह पर वो क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है झूम कृषि। नगदी फसलें अर्थात मुख्य रूप से जो कमर्शियल पर्पज से, व्यापारिक उद्देश्य से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो फसल बोया जाता उसे ही हम कहते हैं नगदी फसलें, ठीक, या व्यापारिक फसलें। क्लियर? तो मिश्रित खेती क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एक ही भूमि में फसल के साथ पशुपालन, है ना।
मिश्रित सस्यन क्या हो जाएगा, एक साथ एक से अधिक फसल लिया जाना। 2017 में पूछा भी गया है मिश्रित खेती को। ठीक, झूम कृषि तो ये जंगलों को काटकर सुखाने जलाने के बाद कृषि करना। देन नकदी फसलें व्यापारिक उद्देश्यों से बोया गया फसल। तो 2 1 3 4, ठीक, आंसर क्या होगा, सी, 2 1 3 4। क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग अच्छे से याद किए हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में हाइड्रो से हमें याद रखना है जल, जल में पौधों को उगाना। ठीक, ये हो जाएगा। एरोपोनिक्स में एयर, एयर मतलब हवा, तो इससे अपन याद किए थे हवा में पौधों को उगाना। ठीक, एपी कल्चर, एपी मधुमक्खी, ठीक, एपी मधुमक्खी। शेरी रेशम, लास्ट में रह रहा है, अपन कनेक्ट किए थे रेशम कीट पालन। और पीसी, पीस पीस करना मतलब मछली। ठीक है, तो ये मत्स्य पालन। 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 सी। ठीक है, तो यहां से भी एक न एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। पीली क्रांति, गुलाबी, लाल, भूरी, रजत और नीली क्रांति। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम अपन देख चुके हैं। पीली क्रांति तो हमने याद किया था पीला तिल, पीला तिल। गुलाबी झींगा, ठीक, झींगा उत्पादन। लाल क्रांति याद रखिएगा मांस व टमाटर, टमाटर का रंग लाल होता है ना, तो मांस व टमाटर का उत्पादन। भूरी क्रांति फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, उर्वरक उत्पादन। ठीक, ऐसे भी जो खाद होता है ना उसका रंग भूरा ही रहता है, सब कलर के आधार पर ही बना है वो। रजत अंडा, ठीक, सिल्वर। नीली क्रांति, नीला मछली, समुद्र, ऐसा याद किए थे, मत्स्य उत्पादन। क्लियर। तो एक न एक ये शब्दों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और भी आगे अपन जितना भी बचा है सारे को देखेंगे। तो इस तरीके से 2 1 3 4 5 6, 2 1 3 4 5 6 बी। ठीक है, चलिए, तो हरित क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, गलत है ना। कौन है, डॉक्टर एम.ए. स्वामीनाथन, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। नॉर्मन बोरलॉग एकमात्र कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, सही है। हरित क्रांति शब्द के जनक विलियम गॉड है। ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, अब देखिए, ये एक ना एक मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चंस जरूर आएगा। देखो, इसको डेट के साथ याद रखना। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान, ये है 16 जुलाई, अच्छा इधर लिखते हैं, ये आपका, ठीक, 16 जुलाई 1929। ठीक, ये ट्राइफेड याद रखना अगस्त 1987। नेफेड याद रखिएगा आप 2 अक्टूबर 1958। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड और CACP। ठीक, तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये है 1 जनवरी 1965। क्लियर, इस सबको डेट के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 16 जुलाई 1929। भारतीय जनजाति सलाहकार संघ ट्राइफेड, अगस्त 1987। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड, 1958 2 अक्टूबर। नाबार्ड 12 जुलाई 1982।
और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1 जनवरी 1965। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंटिन्यू आपका ये मैच है, ये 1 2 3 4 5 बी। ठीक है, तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन में सभी आप लोग 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए उसको मेरे को बताओ बस।